हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपका पेपर नज़दीक आ गया है और एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं, हो सकता है आ भी गए हों, चेक कर लीजिए। अब आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपका यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आज इसको मैं लेके आया हूँ। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, मेरा चैनल यूट्यूब में है ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर। अगर आपको इस नाम से नहीं मिल रहा है और लोगो मेरा ये है, नहीं मिल रहा है, तो आप डाल सकते हैं यूट्यूब के सर्च बार में @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर 4251। इससे मेरे वीडियोस ऊपर ही दिख जाएंगे और मेरा चैनल भी सबसे ऊपर शो कर जाएगा। तो आप देखते रहिए। इससे पहले मेरी 7 वीडियोस बन चुकी हैं, उसमें भी पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई गई हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा बताया गया है आपको, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया गया है, और क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो उसको छोटे में सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको। सॉल्व देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। मीटर में सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सबसे पहले हम ये देखेंगे, कोई भी ट्रेन है और चल रही है। मान लिएगा ये एक ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब देखिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है, ये यहाँ पे खड़ा है। अगर ये ट्रेन इधर जा रही है, जब यहाँ पे ये ट्रेन आ जाएगी, यहाँ पे ये ट्रेन आ जाएगी और यहाँ से जैसे ये ट्रेन क्रॉस होगी, ऐसे ऐसे करके क्रॉस होती जाएगी, और जब तक क्रॉस नहीं हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जब क्रॉस हो गई तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ट्रेन के बराबर। दूरी क्या हो जाएगी, कितना दूरी चलेगी, ट्रेन के बराबर। मतलब इसकी लंबाई ट्रेन के बराबर हो जाएगी। जो ट्रेन के बराबर होगी वो क्या होगी, इसकी दूरी। मतलब इस ट्रेन द्वारा इसका लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट आगे निकल जाएगा। लास्ट पॉइंट जैसे ही व्यक्ति को छोड़ेगा वैसे ही इसकी दूरी वहां से वहां तक की, फर्स्ट पॉइंट तक की क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि अपने लंबाई के बराबर ही चलेगी तभी ये दूरी आएगी। तो इसका मतलब अगर हम डी निकाल दें तो ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये निकलेगा कैसे, अगर कोई खंभा दे दिया, कोई व्यक्ति दे दिया, या फिर कोई पॉइंट दे दिया, उसको क्रॉस करती है ट्रेन, तो जो दूरी तय करेगी उसको, उससे निकलने के बाद जो भी दूरी तय करेगी वो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में, क्या आ रहा है, 8 सेकंड में। और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम बनाएंगे किस में, ये दिया है 8 सेकंड, सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको भी सेकंड में बनाएंगे और किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे। इसको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए इसमें 5/18 का गुणा करते हैं हम। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि किलोमीटर के स्थान पे आप 1000 मीटर रख दीजिए और घंटे के स्थान पे सेकंड बनाने के लिए 60 × 60 कर दीजिए, तो वो सेकंड आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50। मतलब ये क्या है, 50 मीटर प्रति सेकंड, ये स्पीड आ गई। और किसी व्यक्ति को क्रॉस कितने में करता है, 8 सेकंड में। जब 8 सेकंड में क्रॉस करता है तो ये क्या आ जाएगी, अभी आपको बताया, ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। या तो हम दूरी से डिनोट कर सकते हैं, और दूरी बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई, वो भी ट्रेन की। तो बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 8, 8 × 5 = 40। ये क्या आ गया, 40 मीटर। तो ये क्या आ गया, 40 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। अब क्या कह रहा है, उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। जैसे कि यहाँ कोई सुरंग बनी हुई है, ये आपकी सुरंग बनी हुई है, ये आपकी कोई सुरंग बनी हुई है, आपकी कोई सुरंग बनी हुई है। जैसे ही ट्रेन यहाँ से घुसेगी,
यहाँ से जैसे ट्रेन जा रही है, अब 400 मीटर लंबी है, 400 मीटर लंबी ट्रेन यहाँ से जा रही है, और जैसे निकलेगी यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, दोनों दूरियां आ जाएंगी, दोनों दूरियां ऐड हो जाएंगी। लेकिन इसको सबसे बढ़िया सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमारी चाल कितनी निकली है, 50, और सुरंग को पार कितने में कर रहा है, 15 सेकंड में। जब 15 सेकंड में पार कर रहा है तो 50 की स्पीड से 15 सेकंड चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 15 पचे 75, 750 मीटर। अब मैं यही चीज आपको बता रहा था कि जैसे ये यहाँ पे ट्रेन का फर्स्ट पॉइंट और सुरंग का फर्स्ट पॉइंट जैसे एक दूसरे को टच करेंगे तो ये दूरी और ये दूरी दिख रही है, और यहाँ से जैसे चलेगी, सबसे पहले देखिए यहाँ से जैसे घुसेगी, इंटर करेगी, तो इंटर करने के बाद जब ट्रेन इसके अंदर आ जाएगी तो पहले तो ये आ जाएगी, सुरंग की दूरी आपको मिल जाएगी, और जैसे यहाँ से निकलना शुरू करेगी ट्रेन, जैसे यहाँ निकल आई और कुछ पार्ट यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो यहाँ तक है, तो इसका मतलब अभी ट्रेन निकली नहीं है। तो जब ये निकलेगी, जब ये अपने लंबाई के बराबर आगे चल जाएगी, ट्रेन से सुरंग से आगे चली जाएगी, तब ये पूर्णतया निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, सुरंग की, यस, सुरंग की लंबाई प्लस ये ट्रेन की लंबाई, तो ये दोनों जुड़ के आ गए यहाँ पे, तभी ये सुरंग से पूर्णतया निकल पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 750 मीटर आ गई, क्या ये आई है दूरी, किसकी आई है, सुरंग की दूरी और ट्रेन की दूरी, सॉरी ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई, ये तो 750 आ गई। अब यहाँ से हम सुरंग की लंबाई हम ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, 750 माइनस 400 क्या हो जाएगा, 350, क्या हो जाएगा, मीटर। आप लोगों को समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही मुझे लगा कि आप ऐसे समझ जाएंगे, नहीं तो इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है केवल एक लाइन में आप इसको लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन चल रही है, तो इसको हम करेंगे क्या, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो कितना आया हमारा, 50 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। अब हम देखेंगे कि ये जो है 8 सेकंड जब चलता है, जब 8 सेकंड चलती है ये ट्रेन, तो क्या करती है, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब क्योंकि सुरंग में घुस रही है, लंबाई के बराबर यहाँ भी दूरी तय कर रही है, और सुरंग में घुसने और बाहर पूर्णतया निकलने का समय, अर्थात सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड होके आ रहा है 15 सेकंड। तो 15 सेकंड से हम 8 सेकंड घटाएंगे, कितना आएगा, 7 सेकंड। अब आ गया 7 सेकंड, तो ये हमारा समय मिल गया 7 सेकंड। तो बस एक लाइन में आप सॉल्व कर लीजिए। 50 सेकंड ये दिया हुआ है, 50 सेकंड ये दिया हुआ है, और 50 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड दी हुई है, और 7 सेकंड दिया हुआ है, कितना आ गया, 7 पचे 35, 350 मीटर। तो ये आप एक लाइन में जब पेपर देने जाइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी मिल रहा है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए। आपको ये लॉन्ग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्ग आपको लगेगा, भूल भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलेंगे आप, सीधा सीधा यहीं से सॉल्व करके सीधा आप आंसर रख देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व करेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 7 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आपके एग्जाम में भी दे सकता है, इसमें कुछ है नहीं, बस आप भ्रमित हो सकते हैं कि इसको करेंगे कैसे। करने के लिए जिनको स्क्वायर क्यूब आता है और स्क्वायर आता है, जो जानते हैं कि कौन सा प्रतिशत में जाता है, जैसे कि कौन अंश में रहेगा कौन हर में रहेगा, वो कर जाएंगे। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। 7 का स्क्वायर है, यहीं से हम बना लेते हैं। कितना दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 5 25 पंचे 125। अब कह रहा है, मैं पहले भी दिन आपको बताया हूँ, जो परसेंटेज होता है उसमें जिस संख्या के बाद से आ जाए, जिस संख्या के बाद से आ जाए वो हमेशा हर में जाती है, या जिस संख्या के बाद ये आपका का आ जाए। जैसे यहाँ पूछ लिया है संख्या इतना, इतनी का कितना प्रतिशत है, मतलब इतने का कितना प्रतिशत है, इसके बाद का आ गया तो ये हमेशा हर में जाएगा, या फिर से आ जाता तो हर में जाता। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दिया कितना है, 50 बटे कितना दिया है, 8 गुणे 125,
गुणे 100 प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 दाम 10, और ये कितने बार जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये और भी कट जाएगा, या फिर इसको काट दें, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 बराबर क्या हो गया, 5%। क्या दे दिया, 5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एक बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है, 4:3 के अनुपात में है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए या मिला दिया जाता है तो स्प्रिट और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। बर्तन में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, सबसे पहले कह रहा है एक बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:3 है। तो इसको हम देखेंगे, बर्तन में स्प्रिट और पानी, स्प्रिट को हम S से डिनोट कर देते हैं और पानी को हम W से, ये हो गया। अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3, 4:3। अब क्या दिया हुआ है, अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, जैसे कि कोई मिश्रण है उसमें 5 लीटर मिश्रण 5 लीटर पानी मिला दिया जाए और 5 लीटर स्प्रिट दोनों मिलाई जाए बराबर मात्रा में, तो इसका अनुपात कितना बन जाता है, स्प्रिट और पानी का, फिर से देखेंगे स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना बन गया, 5:4 हो जाता है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस है ऊपर वाले का और नीचे वाले का, ऊपर वाले स्प्रिट का और नीचे वाले स्प्रिट का, और ऊपर वाले पानी का नीचे वाले पानी का जो डिफरेंस है क्या वो समान है। अगर समान नहीं है तो उसको समान बनाएंगे, अगर समान है तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। कितना आ रहा है डिफरेंस, 1 का, इसमें 1 का, तो इसका मतलब समान है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 में कितना हम पानी मिला रहे हैं या कितना स्प्रिट मिला रहे हैं, क्योंकि दोनों का समान है, एक का निकालेंगे तो दूसरे का निकल आएगा। तो पहले का निकाल लेते हैं या दूसरे का निकाल लेते हैं, तो कितना मिला रहे हैं, 5 लीटर। 1 में 5 लीटर मिला रहे हैं, तो पूछ क्या रहा है ये, बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा। बर्तन में पहला ये प्रारंभिक मात्रा ये है, बर्तन में प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है पानी की। अब इसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात है, स्प्रिट पानी का, तो ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा पानी की है बर्तन में। तो 1 में 5 है, 3 में कितना हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 5 गुणे 3 बराबर 15 लीटर। क्या हो गया, 15 लीटर। यही आपका आंसर हो गया, 15 लीटर। आपका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात, पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी अर्थात मेल कर्मचारी और फीमेल कर्मचारी कितने के अनुपात में, 7:6 के अनुपात में है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। अब इसको देखिए, पुरुष कर्मचारियों की संख्या, जो पुरुष कर्मचारियों की संख्या है वो किसके बराबर है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। ठीक है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष की संख्या यहाँ से डिसाइड हो रही है, तो इसको डिसाइड कर लेंगे। तो पुरुष की संख्या क्या कह रहा है यहाँ पे, मेल की संख्या क्या कह रहा है, मेल की संख्या किसके बराबर है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यहाँ आ गया टॉपिक, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हो गया 1 को छोड़कर,
इसमें ये भी कह रहा है स्वयं को छोड़कर, एक को छोड़कर, एक को छोड़ देते हैं, एक को नहीं लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या अगर हम 4 रखेंगे तो 4 क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5, 5 भी स्वयं से डिवाइड होगा। फिर चौथी संख्या 6 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हैं, 7 हो गया। फिर और आगे अगर हम देखना चाहेंगे तो 8 नहीं रखेंगे, 9 नहीं रखेंगे, कट जा रही है, 10 नहीं रखेंगे, 11 किसी से नहीं कट रही, फिर 12 कट जा रही है, 13 किसी से नहीं कट रही। तो जो संख्याएं स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर, एक से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, वो तो केवल इसलिए है कि एक हम यहाँ भी छोड़ देंगे, और स्वयं को छोड़कर जो भी संख्याएं अन्य किसी से नहीं कटती वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें कह रहा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या का घन है। तो इसको हम देखें क्या होता, क्या दिया हुआ है, चौथी अभाज्य संख्या का घन का मतलब 7 गुणे 7 ये दिया हुआ है घन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक का सॉल्व कर लेते हैं, एक को ऐसे रखते हैं, 7 7 49, हमें मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, 243 होगा, लेकिन मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही रख लीजिए इसको। मेल की संख्या कितनी हो गई, 49 गुणे 7, एक को हम वैसे ही रख लिए। अब हम देखेंगे पूछ क्या रहा है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या निकला है, मेल की संख्या क्या आ गई है, इतनी आ गई है, और यहाँ अनुपात कितना दिया है 7, तो 7 में कितनी है आ गई मेल की संख्या, 49 गुणे 7। पूछ रहा है कर्मचारियों की कुल संख्या, तो यहाँ पे टोटल ये जो है मेल फीमेल दोनों कर्मचारी कितने हैं, 7 + 6 बराबर 13, टोटल कितने हो गए, 13 कर्मचारी हो गए। तो जब 7 में इतना दिया हुआ है तो 13 में कितना होगा, 13 का निकाल लेंगे हम, 49 गुणे 7 गुणे 13 बटे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 13। अब 13 का गुणा हम इसमें करेंगे, और यदि हम पूरा गुणा कर लेते हैं और अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा लगाइए, 13 नहीं हम 117। अब देखिए 117 का कितना आएगा 7, अब इसमें क्या दिया हुआ है, 7 कहीं है, एक में है, अर्थात बी वाला हमारा आंसर हो गया। या फिर आप कर भी सकते हैं पूरा 13 नहीं है 117, 11 आ गया, और 13 चौके 52, 52 11 63, कितना हो गया 63, 637, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर बी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा कि जगह पर कौन सा मान आना चाहिए। अब भिन्न हमारी दी हुई है, एक ये भिन्न दी हुई है, अब इस पे कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इसका मान क्या होगा। तो ऐसी भिन्न जब भी आएंगी, आप बहुत कैलकुलेशन कर चुके हैं, बचपन में जब भी आप पढ़े हैं, 2 3 4 में पढ़े होंगे, 5 में पढ़े होंगे, 5 से पढ़ते ही आ रहे हैं आप, पास आउट हो गए, 12 पास आउट हो गए, और भी पास आउट हो गए। लेकिन इस भिन्न को करने का तरीका वही है जो हम शुरुआती में पढ़े हैं, सेम वैसे ही करना है हमें। यहाँ होता क्या है, 4 का पहले 5 का इसमें गुणा करेंगे जो सही दिया रहेगा, 4 5 20, 20 3 23, ऐसे करके निकालते हैं। आज हम आपको बताते हैं सबसे बढ़िया तरीका इसको सॉल्व करने का। कितना दिया हुआ है, 4 सही 3/5, फिर प्लस 5 सही 1/3, प्लस 2 सही 2/5, प्लस 6 सही 2/3। अब हम देखेंगे सही में कितना दिया हुआ है, इतना दिया है। सही में हर जगह क्या क्या दिया हुआ है, ये, तो सही वाले को हम बाहर निकाल लेंगे, कुछ नहीं हमें करना, बाहर निकाल लेना। अब गुणा नहीं करना है, अब कहीं भी गुणा आपको आज से नहीं करना है, गुणा करने का काम खत्म। सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे, 4 निकाल लिए, प्लस में रख लिए, फिर 3/5 कर लिए, फिर प्लस में रख दिए, 5 है, 5 बाहर, प्लस 1/3, इसको अलग करते जा रहे हैं, प्लस 2 बाहर निकाल लिए, फिर प्लस 2/5, फिर प्लस 6 बाहर निकाल लिए, प्लस 2/3। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, 4 5 4 9, 9 2 11, 11 6 17, कितना आ गया 17। ठीक है, 5 4 9 2 11 6 17 आ गया। अब इसको देखेंगे 3/5, यहाँ क्या है 2/5, हर बराबर है तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 3 2 5 प्लस 5/5 हो गया, फिर प्लस 1/3 दिया हुआ है, और यहाँ 2/3,
हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/3। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो कितना हो गया 17 + 1 बराबर कितना हो गया 17 2 19। अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात आपका डी नंबर सही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा मिले तो आप इसको बाहर बाहर कर सकते हैं। बार बार या तो हमें आ रहा है, आप ये देख लीजिए, अगर आपको बिना समझ में आ रही है तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ऐसे करिए, 4 5 4 9 हो गया, 9 2 11, 11 6 17, 17 हो गया। अब हमें दिख रहा है कि इसमें 5 दिया हुआ है, 5 यहाँ भी दिया हुआ है, 3 है, 2 है, 5 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो 17 18 19 सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, आपके इतने बड़े क्वेश्चन दिखेंगे जरूर, लेकिन सॉल्व होंगे 2 ही लाइन में, उससे ज्यादा सॉल्व नहीं होने वाले क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में अवश्य डालता है। आपका पेपर, अपना पेपर एनालिसिस करिए, जो कठिन सवाल हैं उनको लगाने का तरीका कितना है, छोटा से छोटा है। प्रीवियस ईयर पेपर भी देखिए, छोटे से छोटे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे ये भी क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, अगर 3 पुरुष, कह रहा है 3 पुरुष प्रतिदिन काम करते हैं, कितना 4 घंटे, काम करते हुए 10 दिन में एक काम को कर सकते हैं, तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे करके उसी काम को कर सकते हैं, अगर वे 8 दिनों के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, क्या दिया हुआ है, पुरुष मेल दिया हुआ है, m1 बराबर दिया है 3, और t1 बराबर क्या दिया हुआ है, t1 बराबर दिया है 4 घंटे, और d1 बराबर क्या दिया है, d1 बराबर 10। ठीक है, अब m2 बराबर क्या दिया हुआ है, m2 बराबर 5, और d2 बराबर क्या दिया हुआ है 8, और t2 बराबर क्या दिया हुआ है, ज्ञात करना है। ठीक है, कितने घंटे काम करेंगे। अब इसको हम रखेंगे किसमें, एक फार्मूला होता है m1 d1 t1 बराबर m2 d2 t2। आपको पहली भी क्लास, शायद तीसरी क्लास में मैं बताया हूँ इसके बारे में, तो ये वहीं से है, या फिर इसको आप याद कर लीजिए। उसमें तो वर्क भी आया था, तो वर्क को भी मैं लेके बताया था। अगर यहाँ वर्क भी आपका दे दिया है, तो इसके बटे m1 वाले, m1 d1 t1 वाले पे अगर हम रखेंगे वर्क, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो W2 आ जाएगा, और बटे में रखेंगे तो 1 1 1 है, तो इसके बटे 1 ही रहेगा, और इसके बटे W2 रहेगा। ऐसे कर सकते हैं। देखते हैं, इसको रख के देखते हैं कितना आता है, 3 4 10, इसको रखेंगे 3, इसको रखेंगे 4, इसको रखेंगे 10, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर है बराबर लगाएंगे। m2 कितना है 5, d2 कितना है 8, t2 कितना है ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 4 दूना 8, 8 कैंसिल आउट, t बराबर क्या हो गया, t2 बराबर 3, t2 बराबर आ गया 3। अब t2 जो दिया ये क्या है, आवर्स, क्या है आवर्स, मतलब घंटे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका कौन सा आंसर सही है, डी नंबर आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बाइक, अब यहाँ बाइक का सवाल आ गया। 2 बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर समय नहीं दिया तो मिनट दे दिया, तो मिनट भी क्या है, समय ही है। मिनट अधिक लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका फार्मूला एक होता है, आप लोगों को बता दूं, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। उसको जब आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो और भी बढ़िया आएगा। फार्मूला क्या होता है इसका, डी, दूरी बराबर होता है, जब भी ऐसे दे दे कि किलोमीटर प्रति घंटा
और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अधिक समय लेता है। जब अधिक समय ले या कम समय ले तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला, जैसे एक यक्स चाल है, मान लिया गया ये यक्स चाल से जा रहा है और ये वाई चाल से जा रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, ये है यक्स इंटू वाई अपान यक्स माइनस वाई। यहाँ पे यक्स माइनस नहीं है, यहाँ पे आपका लग जाएगा यक्स डिफरेंस, जो भी बड़ा होगा उससे हम छोटे वाले को घटा देंगे, इंटू टी। यदि टी मिनट में दिया है तो उसको हम क्या बनाएंगे, घंटे में बनाएंगे, ये आवर्स में होना चाहिए। तो ये आपका फार्मूला है। पहली बात तो हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एक और बता दूंगा मैं, इसको सॉल्व करें कैसे आएगा देख लेते हैं। तो डी बराबर क्या हो गया 20, एक्स के स्थान पे 20, वाई के स्थान पे 18 बटे 20 माइनस 18 गुणे 15 है तो 15 और बटे 60, ये घंटे में बना दिया क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। 15 कम 15, 15 चौके 60, और इन दोनों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, घटाने पे 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 2 एक कम 2, 2 9 18, कितना हो गया 5 गुणे 9 बराबर आ गया 9 पचे 45, 45 क्या आ गया आपका किलोमीटर, यही आपका आंसर हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं, अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस देते हैं आपके एग्जाम में आता भी है। यदि दो संख्याओं x y के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः, ये लघुत्तम है, एलसीएम है, ये एचसीएफ है और उनका योग 102 है, तो x और y में क्या अंतर है। एक दिन मैं आपको बता रहा था, एक वीडियो में मैंने बताया भी है आपको कि ये फार्मूला, एक इस पे फार्मूला आता है वो अप्लाई होता है हर जगह, लगभग आपका अप्लाई होगा, जहां ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी यहाँ अप्लाई होगा। देखते हैं कैसे लगता है क्वेश्चन। x और y लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है हमारा 432, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 6, ठीक है। और दोनों संख्याओं का योग, अर्थात x संख्या है y संख्या है, दोनों का योग कितना है 102। अब जैसे आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो उसमें कार्ड्स पड़े होते हैं। जैसे ये आपकी स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, आप सीधा ऐसे करके देख रहे हैं तो यहाँ किनारे पे आ जाता है लिख के, ऐसे करके किनारे पे निकलता है, कुछ वीडियोज में थोड़ी देर बाद निकलता है, तो वो कार्ड्स होते हैं। उस पर जब देखेंगे एक वर्ग का एक आपका मान के चलिए कि फाइल लगी हुई है, प्लेलिस्ट, तो उस पर वर्ग करने के नियम मैं बताया हूँ। पहले बोर्ड पे पढ़ाता था, जो वॉल बोर्ड होता था उस पे पढ़ाता था, तो उस पे वर्ग करने के नियम बताया हूँ। बहुत ही अच्छे नियम है, आप उनको पढ़िए, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आज यहाँ वही मैं इस्तेमाल करूँगा, आप देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। 102 का अगर आप वर्ग करने बैठोगे तो धीरे धीरे करके करोगे, आप सीधा सीधा कर सकते हो। ये हो गया। अब कह क्या रहा है, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे देता है क्वेश्चन तो उसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं x माइनस वाई, ठीक है। अब ऐसा हमें क्या चाहिए जिसमें x इंटू वाई भी आ जाए, या एक लाइन और हम बता देते हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, एक दिन मैं लगाया था, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ केवल लिखूंगा, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर किसके होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक दिन मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा था और कह भी रहा था कि जहां मिलेगा वहां मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, कई जगह पे काम आने वाला है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, हम इसको दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका 6 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 432। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, 6 त्रिक 18, 1 19 हो गया, और 6 चौको 24, 1 25 हो गया। आपका क्या आ गया, एक्स वाई कितना आ गया 2592। अब एक्स वाई आ गया, एक्स प्लस वाई पता है हमें, एक्स माइनस वाई निकालना है, तो हमें पता है कि एक्स माइनस वाई बराबर कौन सा फार्मूला होता है, होल स्क्वायर, बराबर करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का है, माइनस कब बरकरार रहेगा इधर,
और कब ये होल स्क्वायर बनेगा, इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जाएगा प्लस इसका वाला कह रहा हूं और इसका भी ऐसे ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो 2x वाई यहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दोनों में आएगा, चाहे इसको सॉल्व करेंगे चाहे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस पे क्या आएगा प्लस 2x वाई और इसमें क्या आना चाहिए माइनस 2x वाई। तो जो प्लस 2x वाई है उसको पूरा पूरा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 2x वाई ऐड कर देंगे और फिर इसको हम लाने के लिए फिर से माइनस 2x वाई ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x वाई। यदि हम माइनस 4x वाई इस पे ऐड कर दें, इसको लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, किसका फार्मूला बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का पूर्णतः फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व भी करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब ये दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है हमारा 102, 102 का होल स्क्वायर माइनस, अब दिया है 4xy, ये x है, इसको आप गुणा मत समझिएगा, 4xy का मान कितना है 25 92। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ भी जगह बची हुई है, आज बहुत सारी जगह है, आज क्वेश्चन के टाइप भी थोड़ा सा चेंज हुए हैं, पहले इधर आते थे पूरे में, अब आ रहे हैं किनारे पे। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 102 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले हम इकाई वाली संख्या पकड़ेंगे, कितना हो जाता है 4। ठीक है, अब 2 अधिक है 100 से, कितना अधिक है 2 जोड़ देंगे, जो आ जाएगा वही लिख देंगे 104। 104 आ गया तो 104 लिख दिए, क्योंकि 102 है, 102 में 2 और जोड़ देंगे, 2 लास्ट में है, तो कितना हो गया 104। लेकिन ये 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो 5 संख्याएं आनी चाहिए। इसमें कितनी है 1 2 3 4, इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यही हमारा वर्ग हो गया, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब बराबर कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 4 9 36 की 6 हो गया, 4 पंचे 20, 20 3 23 हो गया, और 4 दूनी 8 2 10, ये आ गया आपका। अब इसको घटा लेंगे, कितना आएगा 14 हो गया, 14 में से 8 गए 6, और बचा 9, 9 में से 6 गए 3, बचा 3 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, बचा कितना x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया आपका, अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे दोनों पक्षों का, तो आ जाएगा 6। अब प्लस माइनस लाने की कोई बात ही नहीं है, ये प्लस माइनस लिखने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर हमारा पूछा होता वर्गमूल, केवल वर्गमूल ही पूछा होता तो हम प्लस माइनस यहाँ पे लगाते, जब कुछ पूछा ही नहीं तो बस हम यहीं से इसको आंसर कर देंगे, आंसर, अर्थात हमारा सी आंसर सही है। आपको केवल इतना ही ध्यान देना है, जो नियम है सेम वैसे ही चलना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस पे, केवल ये है, ये आप माइंड में सेटअप करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा सा ये करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4850 और 4450 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो संख्याओं का, जैसे हम काटते हैं, जितनी भी संख्याओं से कटती जाती है पूरी संख्या जब तक कट नहीं जाती है, और जितने बार कटती है उनका सभी का मल्टीपल होता है। मल्टीपल जब होगा तो वो लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट मतलब ऐसे तो मल्टीपल हम लेने के लिए कई सारी ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी ले सकते हैं, असंख्य हो जाएगी, लेकिन लोएस्ट लेंगे तो वो एक निश्चित होगी। और अगर हम हाईएस्ट ले लेंगे एलसीएम में, यदि हम हाईएस्ट लेते तो वो कहाँ तक जाती, अनंत तक जाती, इसका मतलब उसका कोई आंसर नहीं निकलता, इनफाइनाइट निकलता, तो इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो इसका हम करते क्या है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उसका फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है, दोनों में गुणनखंड जो समान होता है वो हाईएस्ट लेते हैं, सबसे बड़ा लेते हैं। अगर किसी में 2 निकल रहा है 5 निकल रहा है तो ये नहीं करेंगे कि हम 2 ले लेंगे, क्योंकि वो लोएस्ट हो जाएगा फैक्टर। और हाईएस्ट क्या होगा, 5 और 2 10, 5 दूना 10, वो हो जाएगा हाईएस्ट। ठीक है, तो ये अंतर होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने का तरीका बताएंगे आपको, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 5, आप देख लीजिए, सबसे पहले ये देखिए, इधर इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो ये कितना हो गया, मतलब इसमें 10 से गुणा हुआ है, इसमें 10 से गुणा हुआ है,
तो इसमें 10 से गुणा हुआ है, 10 के कारण ये आया इतना, 10 के कारण ये आया है इतना। यदि 450 में यहाँ पे क्या है 485 में हम मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें और 445 में 10 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 दोनों में क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। तो सबसे पहले हम रखेंगे HCF बराबर 10। अब हम देखेंगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिया हुआ है तो वो किससे विभाजित होगी, 5 से। तो इसको विभाजित कर लेंगे हम, कितने बार जाएगा, 5 नियम 45 हो गया, 5 35 हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45 89, अर्थात 5 से ये भी डिवाइड, 5 से ये भी डिवाइड, तो दोनों में 5 आ गया, बराबर क्या हो गया 50। अब ये संख्या ऐसी आई है आपकी, ये संख्या आपकी ऐसी आई है कि ये दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कट सकती। इसका मतलब अब HCF कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा HCF था, इसको समझाने के लिए मैं इसको डाला हूं। और आप लोग ऐसे ही करिए, बहुत ही मजा आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन इसलिए लगाया हूं मैं यहाँ पे क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर सेट है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, तो इस कारण से इसको मुझे यहाँ लगाना पड़ा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आप लोग सॉल्व किए होंगे इसको, कई बार सॉल्व किए होंगे, आसान सवाल है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है 5500 अर्थात 5500। क्या दिया है, 5500। ठीक है, मूलधन है। और जब पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट अर्थात SI। SI यदि हम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दर कितना दी हुई है, 3 वर्ष, तो मूलधन गुणे दर 3 हो गई, और समय कितना दिया हुआ है 8 महीने। महीने को हम क्या करेंगे, साल में बदल लेंगे, बटे 100 ये कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही हमारी ब्याज हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 चौके 8, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 100 हो गया 1 2 1 2 बराबर कितना आ गया, ये 55 गुणे 2 बराबर 110। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप बस पेपर में थोड़ा सा देख के लगाइए, आपका आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल दिमाग दौड़ाने की जरूरत रहेगी बस। और जितना अधिक आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मान चलिए 5 दिन, अब जब आपको सेंटर पता चल जाएगा आप दौड़ने लग जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत 5 दिनों में आप कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है और लगेगा कैसे। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, कार ए और बी की गति, कार ए और बी की गति स्पीड दी हुई है 3:5। अब स्पीड, इसको हम करेंगे क्या, ए और बी की स्पीड है, तो ए की स्पीड अनुपाते बी की स्पीड बराबर क्या है 3:5। ठीक है, अनुपात में है। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने घंटे में, 15 घंटे में। घंटा कितना लेती है, समय, ए दूरी, ए कितना, कार ए कितना 15 आवर्स में, 15 आवर्स में कितना दूरी तय करती है, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात करें। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, हमारी दूरी दी हुई है। ठीक है, दूरी हमारी दी हुई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये देखेंगे हमारी स्पीड ये है। या तो हम सीधा लगा सकते हैं या तो उल्टा भी लगा सकते हैं। उल्टा कैसे लगाएंगे हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा घंटा दिया हुआ है और ये किलोमीटर दिया हुआ है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 45 को हम यदि 450 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, स्पीड आएगी। ये क्या आएगी, स्पीड, क्योंकि ये घंटा दिया हुआ है और ये किलोमीटर, किलोमीटर को घंटे से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। 15 एकम 15, 15 3 45, 15 3 45 हो गया 0। ठीक है, 30 क्या आ गया, ये 30 आ गया। अब इसमें दिया क्या है, स्पीड, स्पीड 3
3 स्पीड दिया हुआ है, 3 स्पीड में 30, यहाँ पे 30 आ रही है, यहाँ अनुपात में 3 दिया है, तो इसका मतलब ये स्पीड हमारी कितनी दी हुई है, 30। क्या दी हुई है, 30। तो ये अगर 30 हो गई, इसमें 10 का मल्टीपल हो गया, तो इसमें कितने का होगा, 10 का ही हो जाएगा, 10 गुना कर देंगे, कितना हो गया, 50। तो ये हमारी स्पीड कितनी आ गई बी की, 50। अब 50 क्या आया है, किलोमीटर है, घंटा है, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब दिया क्या, बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया गया। तो बी, कार बी द्वारा लिया गया समय अर्थात टी, लिया गया समय कितना हो जाएगा, कुल दूरी और लगा समय। ठीक है, 50 नहीं, समय तो पूछ रहा है बटे स्पीड, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25 अर्थात 50 बराबर क्या आ गया, 50। ये समय है तो आ जाएगा आवर। ठीक है, घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, अर्थात कौन सही है, ए नंबर आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पिछला क्वेश्चन आपका कौन सा था, 11वां था। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाए, उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या 210 होती है, मूल संख्या क्या है। अब ये कह क्या रहा है, जैसे हम मान लेते हैं कि x, कोई संख्या x है, अब कह रहा है x का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग, जब कह रहा है x का 2/5वां भाग हिस्सा उसी संख्या मतलब x का 2/5वां भाग उसी संख्या में जोड़ा जाए, तो परिणामी कितना आ जाता है, 210। ये आ गया। बस हम सीधा सीधा इसको निकालेंगे, x बराबर 5, 5 2 7 हो गया, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 गुणे 5, ये बटे में उधर चला जाएगा, ये जो 7 आएगा वो आएगा बटे में, 7 त्रिक 21, 30 आ गया, 5 तियां 15 अर्थात 150। क्या आ गया आपका, 150। मूल संख्या आ गई आपकी 150, यही आपकी आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके उतना लाइक करें, जिससे क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और क्वेश्चन का लेवल, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं या फिर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो हमें ये होता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। जितने लाइक करेंगे उससे ये हमें होता है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी हम लाएंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और कॉन्सेप्ट अपना और भी अच्छा करेंगे हम, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ी सी मेहनत में आप अच्छा परिणाम ला सकें। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन तो लग रहा है बहुत बड़ा है, जैसा कि हम पिछली वीडियोज़ में भी किए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं जो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे थे, लेकिन उनका आंसर 1 से 2 लाइन में आया है। सेम वही पैटर्न यहाँ भी अपनाएंगे, 1-2 लाइन में आपका आंसर निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं, मिलकर सॉल्व करेंगे इसको। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 18 लड़कियां और शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई दी हुई है 144 सेंटीमीटर, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, 150। कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। सभी लड़कों का कुल वजन ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के हमें डर नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर कितना छोटा है ये आप देखिए कैसे निकालते हैं। 18 लड़कियां हैं तो 18 गर्ल्स, ठीक है, तो इसको करेंगे 18 जी मतलब गर्ल्स। इनका क्या है, औसत ऊंचाई 144 है, 144 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी, 144 है। अब कह रहा है बॉयज, अब बॉय कितने हैं ये हमें पता नहीं है, बॉय लिख देते हैं केवल। अब इस पे क्या कह रहा है, बॉयज को क्या कह रहा है, कितना दे रहा है इसका 150,
150 है, 150 सेंटीमीटर है। और दे क्या रहा है, तीनों का क्या दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 2-3 क्लास में हम किए हैं, अभी के 7वां 6वां और 5वां, उनमें ऐसे क्वेश्चन किए हैं। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, किसी में ये दे दिया है, औसत दे दिया है, बॉय की संख्या दे दी है, ये नहीं दिया है, और इसमें ये दे दिया है, बॉयज की संख्या नहीं दी है। बस यही अंतर है। अब इसको देखते हैं, ए प्लस ए नहीं जी प्लस बॉयज, अर्थात गर्ल प्लस बॉय। अब गर्ल का तो पता है हमें 18 है, बॉयज का हमें नहीं पता है, तो इसका कितना एवरेज दे रहा है 148। औसत में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जो दिया रहेगा मतलब सभी का जो दिया रहेगा, टोटल का कुल औसत जो दिया रहेगा, उसको हम सबसे पहले इनके पास में रखेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 148 आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इससे कितने का 4 का डिफरेंस आ रहा है, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका तो 2 का आ रहा है। अब हम देखेंगे 4 का डिफरेंस आ रहा है, ये 4 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये 4 कम है और ये टोटल का है, तो 148 आ रहा है, मतलब 4 इससे 4 अधिक है। ठीक है, अब इसको हम ये देखेंगे, जब ये 4 कम है तो इसकी 4 की पूर्ति यहाँ पे कौन कर रहा है, मतलब 4 एक में 4 कम है, तो 1 में 4 की पूर्ति कौन कर रहा है, 150 अंक। जो 150 पाया है वो अपने अंक उधर दे रहा है, तभी ये 148 बन पा रहा है। तो ये हम देखेंगे, समझेंगे कि अगर एक लड़के में, सॉरी एक बच्ची में या फिर एक छात्रा में 4 का डिफरेंस है, 2 में 8 का डिफरेंस है और 3 में 12 का डिफरेंस है, तो 18 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 18 चौक 72 का। कितने का हो जाएगा, 72 का। टोटल डिफरेंस कितने का निकल आएगा, यहाँ से हम यहाँ भी लिख सकते हैं 18 गुणे 4 बराबर 72। तो ये हमें आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 72। ठीक है, अब इस वाले पे कितना है, इस वाले पे डिफरेंस, एक पे डिफरेंस कितना आ रहा है, सिंगल बच्चे पे कितना आ रहा है, 2 का। जब सिंगल पे 2 का आ रहा है और 2 पे 4 का आएगा, तो ऐसे हम लगाते लगाते निकल जाएंगे, और कितना निकलेंगे, जब तक हम 72 का आंकड़ा पूरा नहीं कर लेंगे। मतलब 1 पे 2 का, 2 पे 4 का और 3 पे 6 का। इसका मतलब क्या हुआ, 72 तक हमें जाना है। जब 72 तक हमें जाना है तो लड़कों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 72 में 2 का भाग दे देंगे। 72 में 2 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 36। आपका 36 बार गया, तो इसका मतलब ये क्या निकल आया, 36 लड़कों की संख्या। तो ये बॉयज की संख्या क्या आ गई, 36, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है 2। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और सारे क्वेश्चन जो मैं पहले बता चुका हूँ, आप उन्हीं क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहिए, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, आपका परफेक्ट हो जाएगा। और ये आपका हो गया आंसर। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा कितना बड़ा है, सॉरी, और भी अभी आगे दिया हुआ है, इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या निकला है, बॉयज की संख्या। ये बॉयज की संख्या आ गई 36, लेकिन अभी और क्या कह रहा है, सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोमीटर है, सॉरी 50 किलोग्राम है। अब 50 किलोग्राम सभी लड़कों का औसत है, मतलब 36 लड़कों का औसत कितना है, 50 किलोग्राम। अब औसत में मैं आपको ये बताया हूँ कि लड़कों का कुल योग बटे लड़कों की संख्या। तो लड़कों का कुल योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, औसत में हम कुल लड़कों की संख्या का गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा, लड़कों का कुल योग आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी लड़कों का कुल वजन, सभी क्या लिखेंगे, सभी लड़कों का कुल वजन। ठीक है, सभी लड़कों का कुल वजन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 किलोग्राम दिया हुआ है औसत वजन, और कुल छात्र कितने हैं, 36। तो इसमें हम गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 0 हो गया, 5 छक्का 30 की 0 हो गया, 5 तियां 15, 3 18, ये आ गया 180। अगर आपको इतना नहीं करना होता, आपको केवल बॉयज की संख्या निकालनी होती, तो आपका 36 आंसर हो जाता। और यदि इसका टोटल निकालना है, कुल संख्या क्या निकालनी है, कुल वजन निकालना है। जब कुल वजन निकालना है तो जितने छात्र मिल गए उसमें आप औसत वजन का गुणा कर दीजिए, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। अर्थात कौन सा सही है, आपका डी नंबर, सॉरी आपका डी नंबर जो है करेक्ट है। ठीक है, आपका डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है। रघु ने 4/5 की बजाय
5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति रघु है जो 5/4 से गुणा करना चाहिए, कोई संख्या है जिसको 5/4 से गुणा करना चाहिए, लेकिन कर कितने से दिया है, 4/5 से कर दिया है। 5/4 की बजाय कितने से, 4/5 से कर दिया है, तो उसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी हो रही है ये निकालना है हमें। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना वो गलत किया है, मतलब कितना अंक वो गलत किया है। अब इस पे देखेंगे कितने के बजाय है, 5/4 गुणा किससे करना चाहिए था, 5/4 से, और कितने से कर दिया है, 4/5 से, अर्थात ये 5/4 से गुणा करना चाहिए था और किया है 4/5 से। मतलब जो सही था इसको रखता तो सही होता, इसको रखा गलत है, जो गलत वाला है वो सही वाले से हम माइनस कर देंगे। जब हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, क्योंकि इससे तो गुणा कर ही चुका है, इसको जब माइनस कर देंगे तो जो बचेगा सही वाले पे उससे हम सीधा गुणा भाग करेंगे, जो भी करना होगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 20। अब इस पे गुणा हो जाएगा 25 और इस पे हो जाएगा 16, बराबर कितना आ गया, 9/20। ये आ गया आपका 9/20। मतलब कितना अंक गलत किया था ये अभी तक, इससे गुणा करने के बाद कितने की त्रुटि आई थी, 9/20 की त्रुटि मिली थी हमें, इतनी त्रुटि हुई थी। अब कह रहा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब कुल त्रुटि कितनी है, त्रुटि ये कुल त्रुटि कितनी है, 9/20 की, तो 9/20। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी संख्या से गुणा करना चाहिए था इसको, 5/4 से, तो यही हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई है, मूल संख्या हो गई है, तो मूल संख्या से हम भाग दे देंगे। अब इसमें हम भाग देंगे तो 5/4 हो जाएगा गुणे, अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत, तो 100 का गुणा कर देंगे। अब आप देखिए बटे का बटे है, ये बटे का बटे है, तो ये ऊपर जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा, ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 9 में, 9 चौक 36 हो गया, और 20 पंचे 100, ठीक है, गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 36। ये क्या आ गया आपका, 36%, मतलब इतने की त्रुटि हुई थी, 36% की त्रुटि किया था, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लगाए होंगे इसको, कई तरीके से लगाए होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। जैसे पेट्रोल और मिट्टी का तेल, अब यहाँ पे रखेंगे पेट्रोल और मिट्टी का तेल को एम से हम डिनोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होता हो मान। कितना दे रखा है, 2:3, और सेकेंड अनुपात क्या दिया हुआ है दूसरे वाले का, यम, बराबर कितना दिया हुआ है, 4:3। फिर तीसरे मिश्रण में क्या दिया हुआ है, P/यम का 6:1, ठीक है। अब हम ऐसे देख लेंगे, ये इतना दिया हुआ है, क्या कह रहा है, बराबर मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी का तेल, 2:3, 4:3 और 6:1, ठीक है, इतने के अनुपात में है। अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है, तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल का अनुपात क्या होगा। आपको देखने से ये लग रहा होगा कि इतना अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है और ये अनुपात, जब कह रहा है तीनों को एक में मिला दिया जाए तो हम क्या करें, ये गैलन है, ये गैलन है और ये गैलन है। जब 3 गैलन है, तीनों को आपस में मिलाना है, तो हम करते क्या है, सीधा सीधा आपस में मिला दिए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात अगर दे रखा है तो उसके भी कोई नियम है, कोई रूल है, उसको फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, क्या करेंगे, इसको, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। कितना आ रहा है इनका दोनों का ऐड, 5, और इनका दोनों का 7, इसका दोनों का 7, ठीक है। 7 इसका आ रहा है, 7 इसका आ रहा है, 5 इसका आ रहा है, इसका मतलब हम सभी को बराबर कर लेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं अनुपात में कि आप सबसे ज्यादा फॉलो करिए बराबर करने पे। अगर बराबर कर ले रहा है तो कुछ भी आपको नहीं करना,
जैसे कि अभी देखने से हमें लग रहा होगा कि हम 4 2 6 कर दें, 6 6 12 कर दें, 3 3 6 कर दें, 1 7 कर दें, तो ये कितना आ गया 6 6 12। 12 कहीं आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है। अब 3 3 6 1 7 कर दें, 7 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपका मल्टीपल में भी नहीं आ रहा है। अगर 12 का मल्टीपल करेंगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर गलत है, जो निकालेंगे गलत है। तो उसको निकालने के लिए एक तरीका ये है, सबको हम बराबर करेंगे। ये 7 है, ये 5 है, तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है कि हम उससे गुणा कर दें, जैसे 1 से 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाए। तो ये 7 है, तो 7 का इसमें 7 का ही गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का और इसमें 5 का। अब देखिए 7 5 का गुणा इसमें है, 7 5 का इसमें है, 7 5 का इसमें है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गुणा करके लिखेंगे इसमें, ठीक है। ये 5 तो पहले ऑलरेडी है, अब गुणा किससे हम कर रहे हैं? दोनों का योग इतना आ रहा है, अब गुणा किससे कर रहे हैं? 7 से, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, अनुपाते 7 त्रिक 21 आ गया फर्स्ट वाले पे। और सेकंड वाले पे देखिए इनका 7 आ रहा है, तो मल्टीपल किससे कर रहे हैं? 5 से, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 और 5 तियां 15, ठीक है, तो सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड भी देख लेते हैं यहीं। थर्ड में 7 है और इससे गुणा हो रहा है 5 से, तो 6 पंचे 30 और 5 एकम अनुपाते 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए सभी का अनुपात बराबर हो गया। अब बराबर कैसे होगा? कुल योग अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 35, यहाँ भी टोटल योग 35, यहाँ भी टोटल योग 35, मतलब ये बराबर हो गया। अब हमें करना क्या है? आगे जब भी हम निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल, जब भी हम संयुक्त पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात निकालेंगे तो हम करेंगे क्या? जब ये बराबर हो जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा रखेंगे ये पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, क्या हो गया? 20 30 50, 50 10 60 4 64, क्या हो गया? पेट्रोल पेट्रोल को जोड़ देंगे, अनुपात कर देंगे, मिट्टी के तेल को मिट्टी के तेल में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ये 5 20 हो गया और 20 40 हो गया, 40 1 41 हो गया। कितना आंसर आ गया? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल नियम से चलना है, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कितना? 64 अनुपाते 41, आपका ए नंबर आंसर सही है। बस इतना ही करना है। आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो काफी कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नोट जरूर करते जाइए आप लोग, अगर नोट करने का समय नहीं मिलता है तो आप लोग इसको रोक के नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है 6 अनुपाते 1 है। वर्तमान आयु को मैं बताया हूं, आप 0 से डिनोट करिए, बहुत अच्छा है। पिता, पिता मतलब फादर हो गया 0 और सन 0, क्या है 0 का मतलब? वर्तमान आयु 6 अनुपाते 1 है। और क्या रहा है? अनुपात क्रमशः उनकी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 अनुपाते 1 है, हो जाएगा। मतलब 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो बता रहा है तो हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु का आयु क्या होगी ये पूछा जा रहा है, तो 4 वर्ष बाद जब हम लगाएंगे पिता की 4 वर्ष बाद उम्र, तो ये हो जाएगा अनुपाते सन का लगाएंगे 4 वर्ष बाद, ये हो गया बराबर 4 वर्ष नोट कर रहा है, 4 वर्ष बाद है मतलब भविष्य में, तो क्या हो जाएगी 4 अनुपाते 1। आपको पहले क्लासेज में, पिछली क्लासेज में मैं इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ कि इनको सॉल्व कैसे करना है। जब आपका आयु में अनुपात होगा तो हम करेंगे क्या कि जो ऊपर दिया हुआ है जो नीचे दिया हुआ है इनका क्या होगा? डिफरेंस, ऊपर नीचे वाले का डिफरेंस सेम आना चाहिए। जितना फर्स्ट वाले पे आएगा उतना ही सेकंड वाले पे भी आना चाहिए। तो इसको हम बनाएंगे कैसे ये देख लेते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का, और यहाँ पे इसका डिफरेंस 3 का। तो जो नीचे वाले पे डिफरेंस होगा उसका हम ऊपर वाले पे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले पे, और जो ऊपर वाले का होगा उसका नीचे वाले पे। तो क्या आ जाएगा इसमें? ऊपर वाले पे जब करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 3 एकम 3, ये आ गया फर्स्ट वाले पे, मतलब F0 और S0 पे, ठीक है। और F प्लस 4 पे अनुपाते S प्लस 4 पे कितना हो जाएगा? अब 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 अनुपाते 5 एकम 5। अब देखिए हमारा अनुपात क्लियर है। 3 से हम कितना करेंगे? 2 आएगा, डिफरेंस हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 18 से देखेंगे तो 2 आएगा, अर्थात -2 आएगा, वो हम नहीं काउंट कर रहे क्योंकि हम नीचे वाले से भी घटा सकते हैं। 5 से घटाए कितना आया?
2, 20 से घटाया आया कितना 2, दोनों में क्या आ गया समान डिफरेंस। अब हम देखेंगे समान डिफरेंस है। अब समान डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है, इधर आ रहा है वर्तमान उम्र है 4 वर्ष बाद है, तो 4 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। ठीक है, 4 का डिफरेंस आ गया। अब 2 में यदि 4 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ से कितनी निकल आई 3। अब 2 में 4 का आ रहा है तो 3 में कितने का आ जाएगा डिफरेंस, 4/2 गुणे 3, 4 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 6 वर्ष। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष आपका आंसर हो गया। आपका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपके बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, और काफी बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में, इस कारण से आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चन की वीडियो बनाया हूँ, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की नज़र से। अब देखते हैं इसको, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले किसी भी संख्या की बढ़ोतरी की जाए, किसी भी संख्या के परसेंट से बढ़ोतरी की जाए और उतने की ही कमी की जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, उसमें हमेशा कमी ही होती है। कमी का मतलब माइनस होता है। फिर मान लिया गया x% की बढ़ोतरी की गई और x% की फिर से कमी की गई, तो क्या हो जाता है x²। ठीक है, x²/100। ठीक, ये फार्मूला होता है कमी, और इसमें हमेशा कमी होती है। आप इसको जरूर लिख लीजिएगा कि जब भी x% की, किसी के वेतन में x% की कमी की जाए, या किसी का वेतन हो कुछ भी दिया हो x% की कमी की जाए और x% की वृद्धि की जाए, या फिर x% की वृद्धि की जाए x% की कमी की जाए, तो हमेशा उस पर क्या होगा, हमेशा कमी ही होगी। और कमी होगी कितने की, माइनस लगा लेंगे, माइनस डिनोट करता है आपकी कमी को। कमी होगी कितनी, x²/100 के बराबर होगी। अब इस पे रख देंगे, कितना आ जाएगा 20 है, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 20 भी संयम 400/100, तो क्या हो गया बराबर 4% की कमी। ये हमारा आंसर आ गया। आपका आंसर बी सही है। इसको लगाने का एक और तरीका है, उसको भी शार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले मान लेते हैं 100, ये 100 वेतन है। ठीक है, 20% की अगर हम वृद्धि करते हैं तो कितना पहुंचेगा ये 120। ठीक, अब 120 दिया हुआ है ये, अब 120 में हम 20% की कमी करेंगे, अर्थात 80/100 का मल्टीपल यहाँ होगा और यहाँ 120/100 का। ठीक है, अब इसमें 80 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, तो कितना हो जाएगा 0 0 12 96। ये हमारा कितना निकला 96 निकल आया, और ये कितना निकला है 120। अब इसको देखेंगे 100 से कितना कम है, कितना आया 4% कम है, और मेन कितना है हमारा, मेन संख्या क्या है 100, तो 100 से कितना कम है 4% कम है, तो इसका हम परसेंट निकाल लेंगे, कितना कम है -4 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट बराबर -4%। ये क्या हो गया, माइनस डिनोट करता है कमी को। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 18 क्वेश्चन है, नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, बट ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पहली बार आया है, और बाकी वर्क एंड टाइम के कई सारे क्वेश्चन कराया हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका आज आपको बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार रहेगा तरीका, आप आसानी से सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, बी तथा सी 30 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे अकेले अकेले, पूछ रहा है अकेले अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में 24 दिन में। ठीक है, और बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे 30 दिन में। ये डेज है, ठीक है, ये भी डेज ही है। फिर सी प्लस ए मिलकर इस कार्य को 40 दिन में कर रहे हैं, तो ये दिन हम इधर से हटा लेते हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। अब हम पहले भी सॉल्व करने से पहले हमने क्या बताया था आपको
कि ये क्वेश्चन पहले भी ऐसे कराए गए हैं, उनमें हम करते क्या थे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते थे। आप एलसीएम ले लीजिएगा, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो इस वाली संख्या को कितने से गुणा किया जाए कि 0 आ जाए। 5 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 0 आएगा, लेकिन आएगा कितना 120। 120 आ गया, 120 आ गया, 30 से डिवाइड होगा, 40 से डिवाइड होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 120। ठीक है, अब 24 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। जब 5 बार जाएगा तो यहाँ रखेंगे 5, और 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार, और 40 से डिवाइड करेंगे 3 बार। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इधर तो ये आ गया है 120, अब 120 हमारा कहलाएगा क्या, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ये कहलाएगा क्या हमारा 120 पार्ट वर्क कहलाएगा। 120 पार्ट कह सकते हैं या 120 यूनिट, 120 यूनिट काम है। टोटल कितना है हमारा 120 यूनिट, यहाँ से ले लिए हम तो 120 यूनिट इतना बड़ा काम है। ये हमारा काम हो गया, जिसको a प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। एक दिन में अगर a प्लस बी करते हैं तो 5 यूनिट करते हैं, और b प्लस सी करते हैं तो एक दिन में प्रतिदिन का ये यूनिट दिया हुआ है 4 यूनिट करते हैं, और c प्लस ए एक दिन में कितना करते हैं 3 यूनिट काम करते हैं। तो हम इनको सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यहाँ देख लेंगे एक ए है 2 ए है, ठीक है, और यहाँ देखेंगे कितना है 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, ये हो गया बराबर कितना आया इधर, इधर अगर हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 और 9 3 12। ठीक, अब इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 आ गया। तो a प्लस बी वैसे वर्क एंड टाइम में तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा पार्ट एक दिन का क्या आ रहा है, ये काम आ रहा है। यहाँ पे एक दिन का काम आ रहा था, एक दिन का इतने यूनिट काम आ रहा था, तो ये क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, जब इधर 2 कह रहा है, सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि a प्लस बी प्लस सी मतलब दुगना है, a प्लस बी प्लस सी 2 गुने से 12 यूनिट करते हैं काम, एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। तो जब ये अकेले अकेले हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, कम काम करेंगे। जब कम काम करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा, इधर गुणे में है ऐसे भी देख सकते हैं, भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये क्या आया है 6 यूनिट काम, 6 यूनिट। आप चाहे तो लिखते जाइए, जितना मैं बोल रहा हूँ वो लिखते भी जाइएगा, 6 यूनिट पर डे। ठीक है, ये 6 यूनिट पर डे, पर तो लगा ही दिया, यहाँ पे केवल डे लगाना है तो आप डे लगा लीजिए बस, पर डे एक दिन का। ठीक है, 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन का, जब तीनों मिलते हैं। अब यहाँ पे कह के आ रहा है a प्लस बी क्या करते हैं एक दिन में कितना यूनिट करते हैं 5 यूनिट करते हैं। तो यहाँ हम a प्लस बी का मान रख देंगे, या फिर सबसे पहले हम b प्लस सी का रख दें। b प्लस सी दिया हुआ है, b प्लस सी एक यूनिट एक दिन में कितना काम करता है 4। तो a निकालेंगे तो a हमारा क्या निकलेगा, a यहाँ से 4 रखेंगे और इधर हो जाएगा 6। ठीक है, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस में तो 2 आ जाएगा। ये जो 2 आया है ये हमारा क्या आया है, ए की कार्य क्षमता, अर्थात ए की कार्य कुशलता, ए की कार्य क्षमता की कार्य क्षमता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, कार्य ना लगाएं, हम कह सकते हैं ए की क्षमता। ए की क्षमता क्या है 2, ए की कार्य क्षमता है 2, और ऐसे ही हम निकाल लेंगे जैसे कि 6 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, जैसे a प्लस बी का दिया हुआ है 5, a प्लस बी के स्थान पे हम रख देंगे, a प्लस बी के स्थान पे हम रख देंगे 5, तो c का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, c की कितनी क्षमता आ गई 1, और ऐसे ही निकालेंगे b की कितनी आ जाएगी, c प्लस a वाला निकाल लेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 3। तो b की कितनी कार्य क्षमता आ गई 3। अब ये कह रहा है इतनी कार्य क्षमता आई है। ठीक है, तो अकेले अकेले पूछ रहा है, अकेले अकेले टोटल वर्क हमारा कितना है 120। तो ए से हम ए की कार्य क्षमता यदि 2 है तो ए से हम अकेले काम कराएंगे, कार्य क्षमता मतलब एक दिन में 2 यूनिट करने की कार्य क्षमता है इसकी, तो 120 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 120 यूनिट कितने दिन में काम करेगा, बराबर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, इसको कैंसिल आउट आप करते रहिएगा। बी इसी प्रकार कितने यूनिट काम करेगा 3 है,
इसकी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 120 यूनिट कितने दिन में करेगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40 डेज। ये अकेले अकेले काम। सी ऐसे ही करेंगे, 120 दिया हुआ है, 1 यूनिट से काम करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा? 120। ठीक है, तो ए का कितना आ गया आंसर? ए का आपका आ गया 60, 40, 120। ठीक, यहाँ दिया है 60, 40, 120, अर्थात आपका पहला आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, या तो ऐसा दे देगा या तो एक एक करके दे देगा, आपसे पूरा पूछ लेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी का अनुपात 3:2:5 है। अब रुपया 500 में सी को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या है? a अनुपाते b अनुपाते सी 3:2:5, 3:2:5 दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है टोटल रुपए कितने हैं? 500 हैं। टोटल रुपए 500 हैं, जिसमें सी का हिस्सा कितना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल रुपए पूछ रहा है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे? टोटल कितना हो जाएगा? 5 5 10, टोटल 10 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड, टोटल से टोटल डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा, एक ऐसी वैल्यू निकलेगी जिसका हम ए में गुणा कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी, बी में करेंगे तो बी की, सी में करेंगे तो सी की। तो सी का पूछ रहा है तो सी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना ऐड होगा ये, जितना जोड़ आएगा उसका भाग करेंगे, और जिसका पूछेगा उसका हम गुणा कर देंगे। अर्थात सी का पूछ रहा है तो यहाँ पे हम सी बराबर लगा के क्या कर देंगे? 5 से गुणा। तो 10 एकम 10, ये हो गया 50, बराबर हो गया 5 5 25, 250। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करिए, बहुत अच्छा है। और जो कर चुके हैं उनको तो ये समझ में आ गया कि कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? 20वां क्वेश्चन है, यदि a अनुपाते b, मैंने आपको पिछली वीडियोस में, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है 5वीं वीडियो थी कि 6वीं वीडियो थी, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था जो कि a अनुपाते b था और b अनुपाते c था, जिसमें a अनुपाते b अनुपाते c पूछा गया था। तो उसको मैं निकालने के बाद आपको यही बताया था कि अगर d दे देता है तो d में हम क्या करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे। आज इसीलिए मैं इसको रखा हूँ कि d आ गया तो d वाला प्रोसेस हम देख लेते हैं, क्योंकि a अनुपाते b और b अनुपाते c में हम क्या करते थे? b को हम बराबर करते थे। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका मैं ऐसे ग्राफ बना के बना रहा था, वो तरीका था। तो हम क्या करेंगे? बराबर जैसे करेंगे यहाँ पे b को, फिर वैसे ही हम c को बराबर करेंगे इससे और इससे मिलान करने के लिए, तब ये मिलेगा। तो हम ग्राफ बना के करेंगे तो वो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप ऐसे बराबर कर करके लगाएंगे, बड़ी संख्या हो गई तो आप फंस जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। a अनुपाते b कितना दिया हुआ है? 1:2, और b अनुपाते c कितना दिया हुआ है? 3:2, और c अनुपाते d कितना दिया हुआ है? 1:3। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? आप रखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d। ठीक है, अब इधर का ऐसे रख लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, तो इसमें बाहर नहीं जाएगा। अब सबसे पहले a का हम रखने के लिए क्या करते हैं? सीधा गुणा करते हैं। कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आ गया। अब b को हम छोड़ देंगे, अभी छोड़ दिए। c को भी हम छोड़ लेंगे। सबसे पहले जो नॉर्मल है पहले उसको देख लेंगे, अगर वो हमारा और किसी में नहीं आ रहा, केवल एक में ही आ रहा है, तो हम सीधा आंसर टिक कर देंगे। ये तरीका होता है आपका एग्जाम में समय बचाने के लिए। देखिए कितना आ रहा है? 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है। किसी में दे रहा है ऐसे 3 आ रहा है, 12 आ रहा है। देखिए 2 ऑप्शन ऐसे बनाया है कि 3 12 दोनों में आ रहा है। समझ रहा है कि आप ये विधि जरूर लगाएंगे और जल्दी से सॉल्व करना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे? बी वाले के लिए, बी को निकालने के लिए आप करेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, तो कितना हो गया? 3 दूना 6 आ गया। अब सी वाले को निकालने के लिए यहाँ से नीचे उतरेंगे, फिर ऐसे तिरछा हो जाएंगे। क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ठीक है, आपका क्या आया? कहीं से गलत हो रहा है क्या मेरा क्वेश्चन?
1:2 हो गया, 3:2 हो गया, 1:3 हो गया। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन आपके 12-12 आ रहे थे, एक ये आ रहा था, एक ये आ रहा था। इन दोनों से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3, 6, 4, 12, 3, 6, 4, 12, मतलब डी ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन है सेम ऐसे ही लगेगा। यदि हमें 5 दे दिया जाए, 5 संख्याएं दे दी जाए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसका अनुपात रखेंगे, जो 5वीं संख्या देगी उसमें हम सीधा गुणा कर लेंगे 5वीं संख्या के लिए। और चौथी संख्या का हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तक तीसरी के लिए 2 के नीचे आए हैं, अब तीसरी वाले के नीचे आके हम तिरछा कर देंगे। 5वीं के लिए मैं इस पेन से बना रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। 5वीं के लिए रेड पेन से हम बना रहे हैं। अगर 5वीं संख्या दे दिया तब पहले ऐसे आएंगे, 2 आ गए, फिर ये तीसरी आ गए, कितना हो गया, 1, 2, 3 हो गया। अब ऐसे आ जाएंगे तिरछा, इस पार आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 5वीं संख्या मतलब चौथी संख्या के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए केवल इतने ही वीडियो थे मेरे पास, और आपका काफ़ी समय मतलब वीडियो मेरी इतनी लॉन्ग हो जाती है बनाने में और समझाने में कि 1 घंटे के पार निकल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और अच्छे और भी मैं आऊँगा वीडियो लेके। और बेल आइकन को आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस जो भी पड़ें यूट्यूब पे वो आपको सबसे पहले दिख जाएँ और आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, आपके प्लेलिस्ट में पहले ही दिख जाएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस लेके। धन्यवाद।